हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 5 से रिलेटेड हमारा उदाहरण नंबर 1 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन तक कर लिए थे और उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण कर लिए थे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 1। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जहां जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4n पर विचार कीजिए कह रहा है। ठीक है, जहाँ n क्या है, ये जो 4n है, जो n की घात है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो हमको जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, जब हम लोग 4n करेंगे है ना, और n क्या है, प्राकृत है, तो 0 पे समाप्त मतलब जैसे कि ये आ रहा है 20 पे आ रहा है। ठीक है, 420 ऐसी संख्या पे समाप्त होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0, यहाँ पर भी 0 है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं हम, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरुआत होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाती है, पूरा अनंत तक जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, संख्याओं 4n पर विचार करना है। ठीक है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लिख दिए। अब हमको जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पे समाप्त होती है। तो 4n अंक, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 और n बोल रहा है। ठीक है, तो n का मान चलिए 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4। अब 4 का मान चलिए 2 रख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो हमको मान रख के देखना है। तो जब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 4 का मान अब 3 रखते हैं। ठीक है, n का मान 3 रखते हैं। तो जब 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब 4 के ऊपर n का मान रखेंगे हम 4। तो 4 का जब 4 बार गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, 4 की घात अब 5 रखते हैं। ठीक है, n की जगह में 5 रख के देखते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा। जब 4 का गुणा हम लोग 5 बार करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1024। तो इस प्रकार से हम इधर करते जाएंगे तो हमारा कोई भी मान 0 पे समाप्त नहीं होगी। हम किसी भी संख्या की 4 की घात कर ले, 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए हमको, 0 पे समाप्त होने के लिए कम से कम, मान लीजिए अगर हम लोग 20 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 20 का गुणनखंड कर रहे हैं। तो चलिए 20 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 2 दहम 10, 2 दहम 20। ठीक है, और 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आया, देखिए 20 का गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पे देखिए 0 पे समाप्त होने के लिए जो संख्या रहेगी 20 है, तो 20 का गुणनखंड जो आएगा ना, कम से कम उसमें एक बार 2 और एक बार 5 होना जरूरी है। ठीक है, जब एक बार 2 और 5 होगा तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। जैसे कि 420 का देखते हैं, चलिए 420 का देखते हैं। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, ये 2 है। ठीक है, 2 एकम 2, भाग जाने का शून्य, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, इससे अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो हम लोग 3 से भी दे सकते हैं, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो देखिए 420 का क्या आया, 420 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो देखिए यहाँ पर एक बार 5 है, एक बार 2 है। तो 0 पे समाप्त होने के लिए जो संख्या है उसका गुणन
खंड, ठीक है, एक बार 2 और एक बार 5 के रूप में आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो यहाँ 4n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 0 पे समाप्त होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको क्या लिखना है, जब 4n का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 निकल के आएगा, ठीक है। जब 2 गुणा 2 निकल के आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। क्या उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर है। जब इसका 4 का गुणनखंड किए हम लोग, 2 गुणा 2 हुआ, यहाँ 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित होना जरूरी है, 5 उपस्थित होगा तभी दोनों का गुणन जब हम लोग गुणा करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है, 0 लास्ट में आएगा। उसी की वजह से ये इस प्रकार की संख्या हमको प्राप्त होती, लेकिन यहाँ 5 उपस्थित नहीं है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले उदाहरण में हम लोग किए थे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। अभी इससे जस्ट पहले हम लोग सेम क्वेश्चन किए थे, वो 4n के लिए था, ये 6n के लिए है। तो उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जब 6 का गुणनखंड करेंगे 6n का, तो क्या निकल के आएगा, 2 गुणा 3 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पर भी 5 उपस्थित नहीं है, तो हमको क्या लिखना है, 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने के लिए हमको 2 गुणा 5 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 गुणा 5 है ही नहीं, ओनली 2 है, इसलिए ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हमको इस प्रकार से लिख देना है। अब चलिए करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। हमको व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाता है, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाती, ठीक है, जिसमें किसी भी संख्या के भाग नहीं जाती, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको अभाज्य संख्या। तो देखिए चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ठीक है, इधर चलता ही जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 को देखिए, 2 का कोई गुणनखंड है ही नहीं, 2 ओनली 2 से ही जाता है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें
कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। उसी प्रकार 3 भी अभाज्य हो जाएगा। 4 को देखिए, 4 क्या हो जाएगा, 4 में देखिए इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 गुणा 2, ये 2 से भाज हो रहा है, ठीक है, 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, भाज्य हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। उसी प्रकार देखिए 5, 5 में कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। तो देखिए भाज्य और अभाज्य को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो देखिए जिसका मतलब जिसके गुणनखंड नहीं होते वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2, 4 का गुणनखंड हो गया, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अपने गुणनखंड से विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसलिए देखिए 4 2 से भाज्य है, ठीक है, एक गुणनखंड 4 का गुणनखंड हो गया और जो गुणनखंड अपने गुणनखंड से भाज्य हो जाता है, इसलिए 4 2 से भाज्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहला वाला, देखिए पहले वाले को व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलिए पहला वाला क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ये है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो हम 13 और 13 का क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में धन का निशान है। तो चलिए इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब बचा क्या, देखिए यहाँ 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ से हम 13 निकाल लिए बाहर, तो यहाँ क्या बचा, 1, तो 1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ धन है, ठीक है, यहाँ धन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 और 11 साथी कितना हो गया, 77 धन 1, ये क्या हो गया, 13 गुणा, यहाँ गुणा है, ठीक है, 77 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गुणनखंड के रूप में ला दिए, ठीक है, दो संख्याओं के गुणज हैं, तो ये अपने गुणनखंड से भाज्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा भाज्य संख्या होगी, ठीक है। यहाँ दो संख्या का गुणनखंड है इसलिए। अब चलिए दूसरा देखते हैं, बी क्या कह रहा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ प्लस का निशान है और पूरे गुणा में है, और प्लस के उस साइड 5 है और इस साइड भी 5 है, तो 5 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। बच्चा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, 5 को उभयनिष्ठ निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अब चलिए 5 इन सबका जब गुणा करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इन सबका गुणा करेंगे हम लोग तो क्या निकल के आ जाएगा, 1008, ठीक है। अब प्लस लिख देते हैं, प्लस और क्या बचा है, 1। यहाँ 5 और 1008 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या निकल गया है, 5 गुणा 1009। तो देखिए ये भी गुणनखंड के रूप में आ गया, ये अपने गुणनखंड से भाज्य हो जाएगा, ठीक है, भाजित हो जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए गाइस प्रश्न क्रमांक 7वां क्वेश्चन देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो चलिए एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ये वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट लग रहे हैं। अगर यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ कर रही है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। यहाँ से जब रवि
चलना प्रारंभ कर रहा है तो इसका एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट का समय लग रहा है। मतलब इन दोनों का जो स्पीड है, ठीक है, वो अलग अलग है। इसको ज़्यादा समय लग रहा है सोनिया को, और रवि को कम समय लग रहा है। मतलब इनका जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं, माना सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर लगाने के बाद, ठीक है, बी चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है। सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर लगाने के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए, मान लिए, मिलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सोनिया का समय कितना हो जाएगा? तब देखिए सोनिया का समय हो जाएगा, सोनिया का समय कितना हो जाएगा? सोनिया का समय हो जाएगा 18 मिनट में ये चक्कर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 गुणा ए मिनट, ठीक है। उसी प्रकार रवि का समय हो जाएगा, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, तो कौन सा चक्कर लगा रहा है? बी चक्कर लगा रहा है रवि, तो 12 गुणा बी मिनट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आएगी, ठीक है, कोई ऐसी संख्या आएगी जो 18 से भी भाज्य होगा और 12 से भी भाज्य हो जाएगा, ठीक है। या फिर 18 या 12 का गुणा जाएगा। मतलब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। जो लघुत्तम समापवर्त हमेशा इनसे बड़ा या बराबर आता है, छोटा नहीं आता, छोटा एचसीएफ आता है, ठीक है। इसलिए हमको ये 18 और 12 से वो संख्या भाज्य होगा, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे? 18 और 12 का। तो चलिए 18 और 12 का लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो जब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालते हैं? चलिए इनका जब निकालते हैं एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? सबसे पहले 18 का निकालते हैं, ठीक है। 18 का निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, 2 नम 18 और 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से देखो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसी प्रकार यहाँ क्या का निकालेंगे? फैक्टर, 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 के 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या निकल के आया? 18 का गुणनखंड निकल के आया। देखिए 18 का गुणनखंड क्या क्या निकल के आया? 2 एक बार है तो 2 की घात 1 गुणा 3 दो बार है तो 3 की घात 2। उसी प्रकार 12 का निकालें गुणनखंड हम, 12 का क्या क्या निकला? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। तो देखिए हम लोगों को क्या निकालना है? यहाँ लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जितने भी यहाँ अलग अलग गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, कौन कौन सा है? देखिए 2 गुणा 3 है। अब एलसीएम निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं? अधिकतम घात को लेते हैं। कौन से घात को लेते हैं? अधिकतम घात को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अधिकतम घात को लेते हैं। यहाँ देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है? देखिए 2 का 2, 2 के ऊपर 2 की घात, और 3 की अधिकतम घात 3 के ऊपर 2 की घात। मतलब 2 गुणा 2 गुणा क्या निकल गया? 3 गुणा 3। मतलब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो जो 36 आया है वो देखिए 18 और 12 से दोनों से भाज्य है और 18 और 12 के गुणज है। मतलब 36 मिनट लगे उनको, ठीक है। 36 मिनट, 36 मिनट बाद ये लोग प्रारंभिक स्थान पर, यह है इनका प्रारंभिक स्थान। 36 मिनट बाद ये प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद।
तो देखिए 36 मिनट का मतलब क्या है, देखिए तो 36 मिनट का मतलब है यहाँ भाज्य है, तो देखिए सोनिया का समय कितना हो जाएगा, सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, देखिए 18, 18 दूनी 36, मतलब सोनिया कितने चक्कर लगा रही है, सोनिया 2 चक्कर लगा रही है, ठीक है। और रवि कितने चक्कर लगा रहा है, रवि लगा रहा है 12 तिया 36, मतलब 3 चक्कर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।